Verma, one of the prominent faces in the theatre scene in Hyderabad, eminent members from the Moving Images, an organization which is passionate about cinema on a whole. We welcome once again, good evening one and all. Today is a very special day in the life of Mr. Iqbal Rizvi because his journey, which started in the year 2012, will be completed tonight with the launch of the book Ajit the Lion. Mr. Iqbal Rizvi is a well-known journalist from Delhi and an author of several books. So let us walk the talk about his passion. I would now like to call upon stage Mr. Iqbal Rizvi to give us his insight on this journey, Ajit the Lion. शुक्रिया तमाम मुअज़्ज़िन हज़रात, हैदराबाद के इतने ज़्यादा लोगों को एक साथ देखने का मौका मुझे किसी फिल्म में भी नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ा शुक्रिया शाहिद अली ख़ान साहब का, जिनकी मेहनत की वजह से सेहरा मेरे सर बंधा है। ये किताब आज जो आई है और अभी आप लोग देखेंगे, उसमें नाम ज़रूर मेरा लिखा हुआ है एज अ राइटर, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ एक आदमी की मेहनत का नतीजा है और वो शाहिद अली ख़ान साहब है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार उनकी तारीफ और ये मैं इसलिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनका मेहमान हूँ। हाँ, मतलब ये दिल से निकली हुई बात है जो आपको बता रहा हूँ। किताब में भी मैंने जिक्र करा है कि अजीत साहब पे किताब क्यों। जब मैंने ये सोचा उन पे लिखूं तो मेरे तमाम दोस्तों ने मुझसे यही पूछा था कि बहुत बहुत मशहूर और बड़ी हस्तियाँ बॉलीवुड ने दी हैं, अजीत साहब का मर्तबा कोई कम नहीं है, लेकिन फिर भी यार अजीत साहब पे क्यों। तो कुछ लोगों को मैं कन्विंस कर पाया, बाकी ज़्यादातर लोग मुझसे कन्विंस नहीं हुए। बचपन में मुग़ल आज़म का एक डायलॉग सुना था, शहजादे राजपूत जान हारता है वचन नहीं। बहुत छोटा सा डायलॉग था, पता नहीं क्यों जहन में पड़ा रह गया। और जब होश संभाला, घर से भाग के फिल्में देखने का दौर शुरू हुआ, तो एक फिल्म देखी काली चरण, और अब उसके बारे में क्या कहा जाए, शायद ही यहाँ कोई ऐसा हो जिसने ये ना सुना हो कि सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। वो कैरेक्टर जो था वो था, लेकिन वो जो अंदाज था बिल्कुल बर्फ की तरह सर्द कर देने वाला लहजा, बना का खुद एतमाद, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, जिस अंदाज में उन्होंने बोला वो मेरे जहन में बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह गड़ के रह गया। और तब तक मुझे ये पता चल चुका था कि वो शाहजहाँपुर के रहने वाले थे, उनका ख़ानदान था, और मैं बरेली का रहने वाला था। बरेली 60 किलोमीटर दूर है शाहजहाँपुर से। तो खामखा एक फ़ख्र का एक मैंने वो ढूंढ लिया था कि भाई पड़ोस के हाजी साहब। उस ज़माने में सिनेमा देखना जाहिर सी बात है आज की तरह आसान नहीं था, लेकिन फिर भी अजीत साहब की जब भी कोई फिल्म आती थी तो सिर्फ वो उनका अंदाज देखने के लिए वो फिल्म फ्लॉप हो जाए, हिट हो जाए, हीरो कौन था, हीरोइन कौन थी, ये मसला था ही नहीं मेरे लिए। मैं बस उनको सुनने चला जाया करता था। 1995 में जब मैं दिल्ली आया न्यूज़ टेलीविज़न के अंदर, तो मैंने एक बात गौर करी कि वहाँ का जो अंग्रेज़ी दां तबका था, उसमें से कोई जर्नलिस्ट ऐसा नहीं था जिसको 2 से 3 अजीत साहब के जोक्स न याद हो। और ये मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी। बरेली में कम से कम रह के मुझे ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि उनकी मकबूलियत का ये आलम है। और तब मैंने सीरियसली सोचना शुरू करा कि भाई ये तो वाकई बड़ी कोई काम हो गया। कैसे हुआ, किसने करा कि अजीत साहब जोक्स की शक्ल के अंदर चारों तरफ घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं।
और दिल्ली में आके कुछ चीज़ें मुझे अजीत साहब के बारे में मिल भी गई। मेरे कुछ दोस्त ऐसे बने जिनके पास सिनेमा की पुरानी कुछ चीज़ें थी, तो मैंने फिर जाना कि भाई वो तो एक दौर के हीरो रहे, 50 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने करी, और उस दौर का मुझे कुछ भी याद नहीं था क्योंकि मैंने कभी कोई फिल्म देखी ही नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए। मैंने एक लंबा सा आर्टिकल अजीत साहब पर लिखा, और जैसे जैसे लिखता गया मैं एक प्यास ये बढ़ती गई कि यार थोड़ा सा और जाने इनके बारे में, थोड़ा सा और जाने। लेकिन बहुत महदूद थे ज़राए मेरे, और मैं दिल्ली से फ़ौरन निकल के बॉम्बे नहीं आ सकता था, जो तलाश करता कि अजीत साहब के बारे में कुछ पता कर सकूं। लेकिन 2010 में मुझे मौका मिला और मैं आया बॉम्बे। IBN 7 चैनल का एक प्रोग्राम था, उसका नली उन्हें जानते होंगे, मिले होंगे, उनके बारे में बातें सुनी होंगी। शायद कहीं कहीं किताब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये यार किस्सा और डिटेल से होना चाहिए था, या ये बात और लिखी जानी चाहिए थी। ऐसा कुछ ज़रूर आप लोगों के जहन में आएगा। लेकिन जब मैं लिख रहा था तो मेरी कोशिश ये थी कि किताब कहीं भी पढ़ने वाले को बोरिंग ना लगे, या उसे ये ना लगे कि भाई ये कुछ ज़रा ज़्यादा लंबा कर दिया आपने किस्सा। तो ये सोच के मैंने जितना भी उसे मैं यानी तेज़ रफ्तार बना सकता था पढ़ने के मामले में, मैंने वो कोशिश करी। और किताब अब आपके सामने है। हिंदी में इसके बाद इंशाल्लाह मेरे ख्याल से 2 महीने या उससे भी कुछ कम वक्त के अंदर ये किताब टेक्स्ट बुक की शक्ल में हिंदी में छपेगी। ये किताब तो कॉफ़ी टेबल बुक की शक्ल के अंदर है। हिंदी में शायद ये कॉफ़ी टेबल बुक के तौर पर नहीं आ पाएगी, एक टेक्स्ट बुक की ही शक्ल में आएगी, लेकिन बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये किताब आएगी। और मैं बहुत घबराया हुआ हूँ ये सोच के कि पता नहीं किताब को देखने और पढ़ने के बाद आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन बहरहाल उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं कितना भी घबरा लूँ, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता, वो किताब छप गई है। आखिर में एक बार फिर शाहिद अली भाई का बहुत 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 शुक्रिया। आज मैं यहाँ इतने लोगों के सामने जो खड़ा हूँ तो सिर्फ उनकी वजह है। शुक्रिया। इतने लोगों को एक साथ देख के, हम तो एक्टर हैं, स्टेज पर उजाला होता है, ऑडियंस में अंधेरा होता है, हम आपको देख नहीं पाते तो उस कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन आज ये इम्तिहान जो इकबाल पटनी साहब ने मुझे दिया है, ये जिम्मेदारी, इस नौसिखिए को जो आपने दी है, उस ओरल एग्ज़ाम में खरा उतरने का आशीर्वाद आप लोग मुझे दीजिएगा। ख़ानदान के जितने बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं, शाहिद भाई, ज़ाहिद भाई, आबिद भाई, आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करें और इस बेहद लाजवाब जानदार किताब के कुछ मखसूस हिस्सों को पढ़ने में मेरा साथ दें। मैं कोशिश करूँगा कि इस काम के साथ इंसाफ करूँ। इकबाल रज़वी साहब, आपकी इजाज़त है? बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, एक कोशिश कर रहा हूँ। इतनी बड़ी हस्ती के बारे में पढ़ना शायद मेरे बस का ना हो, लेकिन आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं शायद इस जिम्मेदारी को पूरा करूँगा। अफगानिस्तान में बड़ोजई नाम का कबीला घोड़ों के व्यापार के लिए जाना जाता था। 1900 के आसपास इसी कबीले का एक सरदार कंधार से शाहजहांपुर पहुंचा। उसने शाहजहांपुर में जहां बसेरा डाला, उस मोहल्ले का नाम बड़ोजई कहलाया, जिसे आज भी इसी नाम से जाना जाता है। बड़ोजई कबीले के इस मुखिया को जल्द ही हैदराबाद के निज़ाम की सेना के लिए घोड़ों के व्यापार का मौका मिल गया। मुखिया के बेटे बशीर अली खान को अपने पिता का पेशा ही पसंद था। घोड़ों के बारे में उनके ज्ञान की कदर होती थी। घोड़ों की नस्ल, उनका चारा, उनकी बीमारियां और अलग अलग इलाकों में अलग अलग मौसमों का घोड़ों पर पड़ने वाले असर के बारे में बशीर अली को गहरी जानकारी हो गई। उस समय वेटरनरी के डॉक्टर जैसा कोई पेशा तो नहीं था, लेकिन घोड़ों और ऊंट की नब्ज समझने वालों को हर सेना में इज्जत का स्थान मिला करता था।
पठानों के लिए सैनिक बनना या सेना से जुड़े काम करना फख्र की बात हुआ करती थी। पिता हैदराबाद गए तो युवा बशीर अली खान भी उनके साथ चले गए। बशीर अली खान को निज़ाम की सेना में घोड़ों के विशेषज्ञ के तौर पर नौकरी मिल गई, स्पेशलिस्ट। अब पिता ने सोचा कि बशीर अली खान की शादी करने का यही सही समय है, तो उन्होंने बेटे के रिश्ते की तलाश में शाहजहांपुर का रुख किया, क्योंकि मूल रूप से उनका पूरा कबीला वहीं बसा था। जल्दी ही बशीर अली खान के लिए मुनासिब रिश्ता मिल गया और उनकी शादी कर दी गई। शादी कर बशीर अली खान वापस हैदराबाद आ गए। कुछ समय बाद पहली संतान के रूप में उनका बेटा जाहिद पैदा हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उनकी खुशी बहुत दिन कायम नहीं रह पाई, क्योंकि कुछ समय बाद जाहिद की मृत्यु हो गई। जिनके भी फोन बज रहे हैं, ख्याल रखिए कि ये शो अजीत द लायन का है। कुछ अरसे बाद बशीर अली खान के घर में एक बेटी ने जन्म लिया। मुझे पर थोड़ा डाउन और थोड़ा डाउन प्लीज प्लीज सर सर वेट सर। Attempting to write this book, and the way he explained about the work ethics, the kind of perseverance, the kind of passion, I'm sure that the book would have come out exceedingly well. And when Vinay Verma ji read excerpts from this book, we could all make out that the book really carries lots of backstories, lots of very interesting facets about people's lives. We all really look up to people who are acting in films. They have a larger than life persona. We lionize them really, but obviously we know that amongst all the people who have made Hyderabad proud by representing this city, this state in the Bombay film industry, we know so many illustrious people. Many names were mentioned. There are so many others. Shabana Azmi has a Hyderabad connection. Tabassum has a Hyderabad connection, and there are so many others. In fact, even Shah Rukh Khan claims that his mother is from Toli Chowki. I'm not very sure. And so on and so forth. But obviously there can be no one else like Ajit Sahab. And I would also like to compliment Iqbal Patni for putting together such a fascinating audio visual, because some of the best parts of his films were really captured here. In fact, while he acted in over 200 movies, I would not have, I should confess this, I would not have watched more than maybe 10 to 15 movies of his, but each of those roles that he played in those movies, they are still so well etched in my mind. In fact, some of them we were able to relive now in this AV. But as I said, we have tremendous fascination for people who appear on the big screens. We like to know more about them, and some very interesting nuggets about his life were shared. For example, I never imagined that he had such deep interest in football. And Hyderabad, of course, it's not very difficult to imagine, because Hyderabad in the 50s and 60s was a very strong center for football. In fact, some of you may not know this, but the 1952 Indian team, which played in the Melbourne Olympics, there were 7 Hyderabadis in that Olympics team. So it's not a surprise that being from Hyderabad he liked football. Also interesting to know that he was roughly a contemporary of late Prime Minister P.V. Narasimha Rao, that he went to Warangal to study. So all very interesting, and I'm sure many such interesting nuggets about him have been brought out. And most importantly, we have Hindi cinema, apart from other regional cinemas, it has a glorious